अगर सिर्फ कड़ी मेहनत ही सफलता की गारंटी होती तो सबसे ज्यादा थका हुआ इंसान सबसे ज्यादा सफल होता। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत वो लोग करते हैं जिनकी जिंदगी कभी बदलती ही नहीं। तो आज सवाल ये नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं या बस खुद को साबित करने के लिए रोज थक रहे हैं। एक सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, क्या सिर्फ कड़ी मेहनत ही सफलता की गारंटी है? बचपन से हम सब यही सुनते आए कि वर्क हार्ड, बी सक्सेसफुल, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी सवाल की गहराई में जाता है। हार्ड वर्क बनाम स्मार्ट वर्क। बिल्कुल। और इन लेखों में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आई, जैसे कुछ लोग 12-14 घंटे काम करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। हाँ, जबकि कुछ लोग उनसे कहीं कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। तो आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बहस सिर्फ ज्यादा या कम घंटे काम करने के बारे में है ही नहीं। अच्छा। नहीं, ये हमारे काम करने के तरीके, हमारे सोचने के ढंग और यहाँ तक कि सफलता की हमारी अपनी परिभाषा को ही आप कह सकती हैं चैलेंज करती है। इन सोर्सेस का एक मुख्य तर्क ये है कि कहीं हम मेहनत के नाम पर सिर्फ थकावट तो नहीं खरीद रहे हैं। बिल्कुल। चलिए सबसे पहले उस कहावत की बात करते हैं जो हम सबने बचपन से सुनी है, मेहनत का फल मीठा होता है। मुझे ये हमेशा से दिलचस्प लगा है क्योंकि हमारे विश्लेषण में एक कहानी है जो इस पूरी कहावत पर ही सवाल खड़ा कर देती है। एक किसान की कहानी जो दिन रात पसीना बहाकर अपनी फसल तैयार करता है। हाँ, उसने हर वो चीज की जो उसके बस में थी, सब कुछ, लेकिन आखिर में समय पर बारिश नहीं हुई और उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या उसकी मेहनत में कोई कमी थी? नहीं, उसके मेहनत में कोई कमी नहीं थी। कमी थी सिस्टम में, रणनीति में। वो मौसम पर पूरी तरह निर्भर था। सही बात है। अगर उसने मान लीजिए ड्रिप इरिगेशन जैसा कोई सिस्टम लगाया होता या मौसम का पूर्वानुमान बेहतर तरीके से समझा होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। और यही इस पूरी चर्चा का कोर आइडिया है। एक लेख में तो साफ साफ लिखा था कि हार्ड वर्क इज ओवररेटेड। ये लाइन सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है, पर उनका तर्क ये है कि कड़ी मेहनत आपको सफलता की नहीं बल्कि थकावट की गारंटी जरूर देती है। ये थॉमस एडिसन वाले उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ आता है। हाँ, वो हमेशा कहते थे कि जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सिपिरेशन। हाँ, 99% पसीना। ये सबने सुना है। बिल्कुल। सुनने में लगता है कि वो सिर्फ कड़ी मेहनत की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एडिसन ने ये 99% पसीना अकेले नहीं बहाया। अच्छा। उन्होंने अपनी लैब में दर्जनों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम रखी थी जो उनके लिए काम करती थी। वो खुद सिर्फ विजन और डायरेक्शन तय करते थे। मतलब उन्होंने दूसरों की मेहनत को लेवरेज किया। एग्जैक्टली। ये हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क का एक क्लासिक उदाहरण है। वो अकेले बल्ब बनाने की कोशिश में नहीं लगे रहे। इन लेखों में एक और बड़ी अच्छी तुलना की गई है चींटी और बाज की। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। चींटी को हम मेहनत का प्रतीक मानते हैं। वो दिन भर चलती रहती है, वजन उठाती है, लेकिन सोचिए अगर वो गलत रास्ते पर निकल जाए तो वो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेगी, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। सही। वहीं दूसरी तरफ बाज आसमान में ऊंचाई पर शांति से उड़ता है, सही मौके का इंतजार करता है और फिर एक झपटे में आपका शिकार पकड़ लेता है। मेहनत दोनों कर रहे हैं, पर बाज की मेहनत दिशा, रणनीति और टाइमिंग पर आधारित है। वो अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहा। बिल्कुल, एफर्टलेस एग्जीक्यूशन। और ये हमें सीधे आज के एक बहुत बड़े और कह सकते हैं खतरनाक ट्रेंड पर ले आता है, हसल कल्चर। हाँ, हसल कल्चर। ये शब्द तो आजकल हर जगह है। सोशल मीडिया खोलो तो राइज एंड ग्राइंड, स्लीप इज फॉर द वीक। हाँ, ऐसे कोट्स भरे पड़े हैं। एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर आप सुबह 4 बजे उठकर काम पर नहीं लग रहे या वीकेंड पर भी काम नहीं कर रहे हैं तो आप जिंदगी की रेस में पीछे छूट रहे हैं। और इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे पास जो रिसर्च है उसमें रवि नाम के एक लड़के की केस स्टडी है। एक टॉप की एमएनसी में काम करता था। हमेशा ऑफिस में सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता। प्रमोशन के लिए उसने अपनी छुट्टियां तक कैंसिल कर दी। सबको लगता था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। और नतीजा क्या हुआ? 35 की उम्र में मैसिव हार्ट अटैक। अरे बाप रे। हाँ, डॉक्टर ने साफ कहा, योर बॉडी जस्ट गेव अप। ये हसल कल्चर का सबसे स्याह सच है। ये हमें ये यकीन दिलाता है कि हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी कीमत हमारे काम के घंटों से तय होती है। मतलब आप जितना ज्यादा बिजी दिखेंगे
उतने ही सफल माने जाएंगे। बिल्कुल। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। क्या सोर्सेज ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी है या ये एक बड़ा पैटर्न है? ये एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। अच्छा। जापान में तो इसके लिए एक अलग शब्द भी है, करोशी। करोशी? इसका क्या मतलब है? ये दिखाता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। बर्नआउट जैसा शब्द तो अब हम रोज सुनते हैं, करोशी उसी का एक एक्सट्रीम रूप है। और ये सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर असर नहीं डालता होगा, हमारे रिश्ते, हमारी मेंटल हेल्थ, सब पर यकीनन ये हमारे रिश्तों को खोखला कर देता है। आप घर पर होते हुए भी घर पर नहीं होते, आपका दिमाग ऑफिस की ईमेल्स और डेडलाइंस में ही उलझा रहता है। और सबसे बड़ा झूठ जो हसल कल्चर हमें बेचता है वो ये है कि ज्यादा घंटे काम करने से ज्यादा काम होता है, जबकि विज्ञान ठीक इसका उल्टा कहता है। अच्छा। हाँ, स्टडीज साफ दिखाती हैं कि एक पॉइंट के बाद हमारे काम करने की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी तेजी से गिरने लगती है। दिमाग को आराम देना कोई लग्जरी नहीं है, ये परफॉर्मेंस के लिए एक जरूरत है। और यहीं पर एक अजीब सी बात सामने आती है ना? हम दिन भर बिजी रहते हैं, दौड़ भाग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लेकिन दिन के आखिर में जब बिस्तर पर जाते हैं तो लगता है कि कुछ ठोस हासिल ही नहीं हुआ। बस मस्ती रहे। हाँ, बस मस्ती रहे। मुझे लगता है सोर्सेज में इसे ही प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स कहा है। बिल्कुल सही। हम अक्सर छोटे छोटे जरूरी न लगने वाले कामों में ऐसे उलझ जाते हैं कि जो काम सच में मायने रखते हैं उनके लिए समय ही नहीं बचता। इसे अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट का जाल भी कहते हैं। जैसे ईमेल का जवाब देना अर्जेंट लगता है, लेकिन शायद अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम अर्जेंट कामों में फंसे रह जाते हैं। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? सोर्सेज में इसका कोई समाधान बताया गया है? हाँ, और इसका समाधान एक बहुत ही जाने माने सिद्धांत में छिपा है। कौन सा? पैरेटो प्रिंसिपल या 80-20 का नियम। ये नियम कहता है कि हमारे लगभग 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल जिंदगी में इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या एक सेल्स मैनेजर, अपने 20% सबसे जरूरी काम कैसे पहचाने? क्योंकि अक्सर तो सारे ही काम जरूरी लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इसे पहचानने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। सोर्सेज के अनुसार हर दिन के अंत में या हफ्ते के अंत में खुद से 3 सवाल पूछें। पहला, आज मैंने जो भी काम किए उनमें से किस काम ने मेरे लक्ष्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला? दूसरा, अगर मैं आज सिर्फ एक ही काम कर पाता तो वो कौन सा होता? और तीसरा, मैं अपना 80% समय किन कामों पर लगा रहा हूं और क्या वो काम मुझे मेरे 20% सबसे जरूरी नतीजों की तरफ ले जा रहे हैं? जब आप ऐसा लगातार करते हैं तो पैटर्न दिखने लगते हैं। अच्छा। सेल्स मैनेजर को शायद पता चले कि उसका 80% रेवेन्यू सिर्फ टॉप 20% क्लाइंट से आ रहा है, तो उसे अपना ज्यादातर समय उन्हीं पर लगाना चाहिए। मतलब अपने काम का लगातार ऑडिट करते रहना। इसके अलावा सोर्सेज में समय को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ और तकनीकें भी बताई गई हैं, जैसे टाइम ब्लॉकिंग और पोमोडोरो टेक्निक। हाँ, ये बहुत ही असरदार तकनीकें हैं। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप अपने कैलेंडर में सिर्फ मीटिंग्स ही नहीं बल्कि अपने जरूरी कामों के लिए भी समय ब्लॉक कर दें। जैसे सुबह 10 से 12 बजे तक फोकस वर्क, नो डिस्ट्रैक्शंस। बिल्कुल, इससे आपका दिमाग उस काम के लिए तैयार हो जाता है। और पोमोडोरो टेक्निक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का एक बेहतरीन हथियार है। 25 मिनट के लिए अपना फोन, नोटिफिकेशंस सब बंद करके सिर्फ एक काम पर फोकस करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। हाँ, ये छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग को रिचार्ज कर देता है। और एक 2 मिनट रूल का भी जिक्र था, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत से लड़ने के लिए है। नियम बहुत सीधा है। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है तो उसे सोचने या लिस्ट में डालने की बजाय तुरंत कर डालो। जैसे किसी ईमेल का छोटा सा जवाब देना या कोई फाइल ऑर्गेनाइज करना। इससे छोटे छोटे काम इकट्ठे नहीं होते और आपका दिमागी बोझ कम हो जाता है। इन तकनीकों से हम अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क का एक और बड़ा पहलू है जिसके बारे में सोर्सेज में काफी जोर दिया गया है, और वो है लिवरेज। लिवरेज, ये स्मार्ट वर्क की आत्मा है। लिवरेज का मतलब है कम मेहनत से ज्यादा नतीजे पाना। इससे समझने के लिए सोर्सेज में वो 2 लकड़हारों वाली कहानी बहुत अच्छी है। हाँ, 2 लोग जंगल में लकड़ी काट रहे थे। एक लकड़हारा सुबह से बिना रुके पसीना बहाते हुए लगातार पेड़ काट रहा था। दूसरा हर 1 घंटे बाद कुछ देर के लिए रुक जाता था। तो पहले वाले को लगा कि ये तो आलसी है, मैं इससे ज्यादा लकड़ियां काट लूंगा। बिल्कुल,
लेकिन शाम को जब गिनती हुई तो दूसरे लकड़हारे ने ज्यादा लकड़ियां काटी थी। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। सही, क्योंकि जब वो हर घंटे रुकता था तो वो आराम नहीं कर रहा था, वो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। एक तेज कुल्हाड़ी से पेड़ काटने में कम मेहनत और कम समय लगता है। और आज के दौर में हमारी कुल्हाड़ी क्या है? टेक्नोलॉजी, हमारी टीम, हमारा ज्ञान और सही रणनीति, यही हमारा लेवरेज है। वॉरेन बफे का वो मशहूर कथन भी इसी ओर इशारा करता है, अगर आप सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढते तो आप मरते दम तक काम करेंगे। बिल्कुल, मतलब अपने समय को पैसे से अलग करना। और इसके लिए सोर्सेस दो मुख्य तरीकों पर जोर देते हैं, ऑटोमेशन और डेलीगेशन। ऑटोमेशन का मतलब है उन कामों को टेक्नोलॉजी पर डाल देना जो बार बार होते हैं और जिनमें दिमाग नहीं लगता, जैसे बिल पेमेंट, सोशल मीडिया पोस्टिंग या डेटा एंट्री। हर वो काम जो एक मशीन कर सकती है वो आपको नहीं करना चाहिए। और डेलीगेशन की बात करें तो ये छोटे बिजनेस ओनर्स या नए मैनेजर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उन्हें लगता है ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हाँ, या इसे समझाने में जितना समय लगेगा उतने में तो मैं खुद ही कर रहूंगा। सही। तो क्या सोर्सेज इस मानसिकता से बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाते हैं? हाँ बिल्कुल। एक लेख में इसे सुपर हीरो सिंड्रोम कहा गया है। इसका समाधान भरोसे से शुरू होता है। सोर्सेज में एक फ्रेमवर्क दिया गया है कि कैसे तय करें कि कौन सा काम डेलीगेट करना है। अच्छा, वो क्या है? आप अपने हर काम को दो पैमानों पर आंकें, आपकी स्किल लेवल और उस काम के प्रति आपका पैशन। जो काम आपकी स्किल के हिसाब से आसान है और जिसमें आपका पैशन भी नहीं है, उसे सबसे पहले डेलीगेट करें। एक अच्छा लीडर हर काम खुद नहीं करता, बल्कि वो एक ऐसी टीम बनाता है जिसकी क्षमताओं पर वो भरोसा कर सके और उन्हें सही जिम्मेदारी सौंप सके। ये सारी बातें मैं आखिर में एक बड़े सवाल पर ले आती हैं। सफलता आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना, बड़ा घर या महंगी गाड़ी है? क्योंकि हसल कल्चर तो हमें यही सिखाता है। और यहीं पे हमारे सोर्सेज एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेते हैं। वो हमें सफलता की परिभाषा पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। एक कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। वो मछुआरे वाली? हाँ, वही। एक अमीर बिजनेसमैन छुट्टी पर एक छोटे से गांव जाता है। वहां वो एक मछुआरे को देखता है जो कुछ ही मछलियां पकड़कर किनारे पर आराम से बैठा अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा है। हाँ, एक कहानी मैंने पढ़ी है। बिजनेसमैन उसे सलाह देता है ना? हाँ, वो कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों रुक गए, और मेहनत करो, ज्यादा मछलियां पकड़ो, फिर एक नाव खरीदो, फिर और नावें, फिर एक कंपनी खोलो, उसे बड़ा करो, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करो और फिर अरबपति बनकर रिटायर हो जाओ और आराम से अपनी जिंदगी जियो। और इस पर उस मछुआरे का जवाब कमाल का था। उसने क्या कहा? उसने पूछा, और आपको क्या लगता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ? सही बात है। वो बिजनेसमैन उसे सालों की मेहनत के बाद वही जिंदगी देने का वादा कर रहा था जो वो मछुआरा उसी पल जी रहा था। ये कहानी दिखाती है कि सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। तो सफलता की नई परिभाषा क्या है? आज की दुनिया में सफलता का पैमाना बदल रहा है। ये अब सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि अंदरूनी स्थिति पर ज्यादा केंद्रित हो गया है। मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य, अपने परिवार के साथ बिताने के लिए समय और अपनी खुशी, ये सफलता के नए स्टेटस सिंबल बन गए हैं। बिल्कुल। सफलता एक मंजिल नहीं, एक सफर है। ये संतुलन और खुशी के बारे में है। इसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन की भी बड़ी भूमिका बताई गई है। बहुत बड़ी, क्योंकि स्मार्ट वर्क का मतलब सिर्फ मौजूदा कामों को बेहतर तरीके से करना ही नहीं है, बल्कि ये सोचना भी है कि क्या इस काम को करने की जरूरत भी है, या क्या इसे किसी बिल्कुल नए तरीके से किया जा सकता है। हाँ, यही क्रिएटिविटी है, समस्याओं को नए नजरिए से देखना। और इनोवेशन है उस नई सोच को हकीकत में बदलना। अगर एप्पल ने पारंपरिक फोन की सीमाओं से हटकर नहीं सोचा होता तो आज स्मार्टफोन का युग नहीं होता। सही, उन्होंने ज्यादा बटन वाला फोन बनाने की बजाय बिना बटन वाला फोन बना दिया। ये हार्ड वर्क नहीं, इनोवेटिव वर्क था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ यही निकलता है कि मेहनत से कोई इनकार नहीं कर रहा। मेहनत जरूरी है, लेकिन वो नींव है, पूरी इमारत नहीं। पॉइंट यह है कि मेहनत अंधी नहीं होनी चाहिए, उसे दिशा चाहिए, रणनीति चाहिए।
स्मार्ट वर्क का मतलब काम चोरी नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और समय को सबसे सही जगह और सबसे असरदार तरीके से लगाना है। बिल्कुल, ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, ये सोचने के बारे में है, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करते रहने के बारे में है। लेकिन यहाँ एक विचार मेरे मन में आ रहा है जो हमें भविष्य की तरफ देखने पर मजबूर करता है। बताइए। इन सभी सोर्सेस में हमने ऑटोमेशन और डेलीगेशन की बात की, यानी मशीनों और दूसरे इंसानों से काम करवाना। हाँ। लेकिन हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां एआई और मशीनें न सिर्फ हमारे दोहराए जाने वाले बोरिंग काम, बल्कि हमारे क्रिएटिव और सोचने वाले काम भी करने लगेंगी। जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, स्ट्रेटेजी बनाना। हाँ, ये सब अब एआई कर रहा है। ऐसे में जब मशीनें स्मार्ट वर्क भी करने लगेंगी, तब इंसान के लिए मूल्यवान काम की परिभाषा क्या होगी? हमारा योगदान क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है।